Hello guys, NCERT SST Economics Class 9th Chapter First The Story of Village पालमपुर। एक वीडियो कवर कर लिया था, इंट्रोडक्शन जो वीडियो था, इंट्रो वीडियो था, उसको हमने कवर कर लिया था। तो आपने उन्होंने देखा था, प्लेलिस्ट में जाकर आपको देख सकते हैं और उसको चैप्टर की तो पृष्ठभूमि इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें हमने आपको बताया था कि पालमपुर जो गांव की जो कहानी है उसमें आपको समझाने की कोशिश की गई थी। उसका जो मेन जो ऑक्यूपेशन था वहाँ एग्रीकल्चर था और उसके साथ भी कुछ जो लघु स्केल के ऊपर कुछ डेयरी हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कुछ कार्य किए जा रहे थे वहाँ पर। इसके थ्रू हमने जितना भी जाना उसमें हमने ये देखा कि जो उसके नियर बाई जो एरियाज़ थे, पालमपुर के आसपास के जो गांव थे, उनमें ये जानने की कोशिश की कि वो कस्बों से भली भांति जुड़े थे, वेल कनेक्टेड थे विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। और उसमें हम बात कर रहे थे जो रायगंज था, एक बड़ा गांव था, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो इस तरह से हमने इस को कवर कर लिया था। ट्रैक्टर के थ्रू जो लोग थे अपने जो सामान थे, जो जिन्स थी, जो उनको पहुँचाने की कोशिश करते मंडी के अंदर, कृषि मंडी के अंदर। आज हम बात करेंगे उत्पादन का संगठन की बात करेंगे, या जिसको हम इंग्लिश में बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एम होता है प्रोडक्शन का, उत्पादन का जो उद्देश्य है वो क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना, इट प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, जिसकी हमें आवश्यकता हो। ऐसी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित करना जिसकी हमें आवश्यकता हो। और आगे कहता है वी वांट देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। कोई किसी भी वस्तु और सेवा को उत्पादन करने के लिए 4 कौन सी चीज़ इसेंशियल है, वो कौन सी, जैसे पहले बता था। फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है लैंड। कोई भी आप कारखाना लगाएंगे, मान लिया आपको एक पेन बनाना है लिखने के लिए, पेन की फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, भूमि चाहिए और अन्य प्राकृतिक संसाधन चाहिए। जैसे उसके साथ में लैंड के साथ में जैसे अदर नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, मिनरल्स हुए, ये भी चाहिए। आगे बात करें लैंड के बाद में सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर की। आपने भूमि ले ली तो आपको उसके साथ में दूसरी जो आ सकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे, वो भी चाहिए आपको। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ जो उत्पादन की क्रियाओं में जो जरूरी कार्यों के लिए बहुत से लोग जो जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो कर्मियों की आपको ज़रूरत होगी, और कुछ जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए आपको जो फिजिकल जो हार्ड जो वर्किंग करने वाले जो मजदूर हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से थर्ड रिक्वायरमेंट की बात करें अपन, थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स भौतिक पूंजी, अर्थात एक तरह से अपन बोल सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट वेरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इट मीन्स वहाँ पर आपको उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित तरह के जो कार्य हैं उन कार्यों करने के लिए कागज चाहिए, पैसा आना चाहिए, और फिर तब आप उनको चीज़ को तैयार कर सकें। फिर उसको बाजार में आप उस तैयार करने के बाद पैसे को लगाने के बाद आप पूंजी को निवेश कर सकें, और निवेश करने के बाद वो आपको प्रॉफिट दें। इस तरीके से तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आप इनके अंदर फिजिकल कैपिटल की बात करें, इसमें टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग हैं, जैसे औजार, मशीन, भवन है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए कोई औजार है, तथा मशीनों में हम देखें साधारण जो औजार हैं जैसे किसान का हल से लेकर के हम जैसे बड़ी जो मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये आते हैं इनके अंदर। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में हम देखें तो काफ़ी ईयर्स से यूज होता है, और इन्हें कैसा बोला जाता है, इन्हें फिक्स कैपिटल बोला जाता है, इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। अब बात करते हैं, हम देखें नेक्स्ट की, तो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। क्या होना चाहिए, कच्चा माल और नगद मुद्रा अपने हाथ में होनी चाहिए। कच्चा माल जैसे मान लीजिए आप एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं, एक कमीज बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको कॉटन चाहिए, नज़दीक जो उसके फार्म हो वहाँ से आपको कपास आसानी से मिल सके, और नगद आपके पास में क्या हो, मनी हो हैंड के अंदर, ताकि आप जो बुनकर होंगे, जो वीवर होंगे, या जो पोटर होंगे, जो मिट्टी के लिए आपके लिए काम करेंगे, या बुनकर होंगे जो बुनाई का काम करेंगे, उनको आप क्या कर सकें, पेमेंट कर सकें टाइम पर। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बात करें, एक चौथी आवश्यकता भी होती है, देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट हु विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। एक चौथी आवश्यकता क्या बताएगी, आपको स्वयं भी उपयोग या उपभोग, जिसे हम बोले कंज्यूम, उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री के उत्पादन के लिए भूमि, लैंड, लेबर और जो फिजिकल कैपिटल, जो भौतिक पूंजी एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान चाहिए आपको, और आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, उद्यम या उद्यमशीलता की आवश्यकता होगी। आजकल इससे हम क्या बोल सकते हैं, दिस डे इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसे हम मानव पूंजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मानव पूंजी कहा जा सकता है। मानव पूंजी के बारे में हम बात करें, वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कि मानव पूंजी आखिर क्या होती है। आप देख सकते हैं यहाँ जो नीचे जो पिक्चर बनाए 1.2, इसमें फैक्ट्री के अंदर सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स लगे हैं, या कारखाने में मशीनों पर कार्य करते बहुत से श्रमिक लगे हुए हैं। और आगे हम बात करते हैं, देखिए हम बात करेंगे अब किसकी, फार्मिंग इन पालमपुर में खेती की बात करेंगे। तो क्या उनकी लैंड कैसी, लैंड इज फिक्स्ड, भूमि स्थिर है उनकी। तो भूमि स्थिर है तो मान लीजिए पालमपुर में जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो मेन जो है बात करें तो एक्टिविटी क्या है, वो क्या है, खेती का उत्पादन ही है उनकी प्रमुख एक्टिविटी, वो खेती पर ही डिपेंड है।
और इनके अलावा हम बात करें तो 75% जो लोग हैं उनकी जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो लोग किस पे डिपेंड करते हैं, खेती पर डिपेंड करते हैं टोटली। जो 75 लोग हैं, आप ऐसा मान सकते हैं 100 में से 75 जो वहाँ के जो लोग हैं वो खेती पर अपनी लाइफ को सर्वाइव करा, आजीविका को, लाइवलीहुड को चलाने में डिपेंडेंट है, टोटल फार्मिंग के ऊपर। और इनके अलावा हम बात करें ये सबसे खेतों से इनका सब जुड़ा हुआ है, खेतों से लगा है। लेकिन हम आगे बात करें, बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कंस्टेंट इन राइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। देखो आगे क्या कहता है, लेकिन ये याद रखिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई भी है, क्या कि खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र ये सब स्थिर होता है। भूमि जो है, लैंड जो स्थिर होती है, फिक्स्ड होती है। हम आगे बात करें पालमपुर की, तो कहता है कि हम पालमपुर में देखें तो 1960 के 1960 में से आज तक कहता है जुताई का जो क्षेत्र, भूमि क्षेत्र, उसमें कोई विस्तार नहीं हुआ है। आगे हम बात करें तो आगे कहता है बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। क्या कहता है कि भाई उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को आज क्या कि बस इतना किया जा सकता, कुछ बंजर भूमि को कृषि योग भूमि में बदल दिया गया। नई भूमि जो है उसको खेती योग बनाकर उसमें कृषि उत्पादन और बढ़ाने की कोई गुंजाइश भी कम नज़र आ रही है। उसने से आगे बात करें आपकी यहाँ पर कुछ आपको समझाने की स्टैंडर्ड जो यूनिट है मेजरिंग की लैंड को हेक्टेयर के अंदर, उसमें बताया गया कि भाई भूमि को मापने की जो मानक इकाई उसको हेक्टेयर बोला जाता है। और हम देखें गांव के अंदर भूमि का माप बीघा, गुंठा या जैसे कुछ क्षेत्रीय इकाई में, जैसे आपके आसपास बीघा में बोला जाता है कि इतने बीघा। एक हेक्टेयर के अंदर लगभग हम बात करें, एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के जो क्षेत्रफल है उसके बराबर होता है। और इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस में अपने स्कूल के मैदान को देखें कितना हेक्टेयर का है, समझें उसको। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे बोला जा रहा है कि इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कहता है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई और तरीका भी है। जो लैंड फिक्स थी अभी यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि लैंड इज फिक्स, भूमि स्थिर है, तो क्या उससे कहीं और अधिक पैदावार भी ली जा सकती है क्या। तो इसमें देखो क्या कहता है कि जिस प्रकार यहाँ जिस प्रकार फसल पैदा की जाती है, जैसे सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर जो उत्तर प्रदेश के वेस्ट भाग का एक गाँव की तरह लगता है कहीं ना कहीं, जो पश्चिमी जो भागों से सिमिलर है। एक हाइपोथेटिकल जो गाँव बनाया गया इसको पालमपुर में समस्त जो लैंड है उस पर क्या की जा रही है, एग्रीकल्चर की जा रही है। क्या की जा रही है, खेती जो इसे बोल सकते हैं, खेती या कृषि बोल रहे हैं। और हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी जो भूमि यहाँ पर लैंड है वो बेकार नहीं छोड़ी जाती है। हम बात करें बरसात के मौसम की, बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है यहाँ पर, खरीफ की। किसकी, खरीफ की। तो खरीफ की में किसान क्या करते हैं, ज्वार डाल दी, बाजरा डाल दी, ये उगाते हैं। और इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लिया, जैसे अपने आस पड़ोस में इस समय जो खरीफ की जो क्रॉप्स हैं उसमें बाजरा हुआ, ये ज्वार हुई, इस तरीके से। और उसके बाद में इनको जो अगर बात करें तो अक्टूबर दिसंबर के बीच में आलू की खेती भी होती है, कहता है यहाँ पर बोला जा रहा है। अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में जो पोटैटो है उसको कल्टिवेट किया जाता है। और आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो समर जो इनकी जो आता है अक्टूबर दिसंबर के बाद जो विंटर सीजन आता है इनका, रबी जिसको बोला विंटर सीजन, सर्दियों के समय जो सीजन होता है वो रबी का सीजन होता है, और गर्मी में जो खरीफ का सीजन होता है। इस तरह फसल को डिवाइड किया गया है। तो उसमें गेहूँ उगाया जाता है। आप देखें हमारे यहाँ भी सेम वही प्रोसेस, तो ये हर जगह वही प्रोसेस मिलेगा। खरीफ के अंदर जो हम ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, इस तरह की फसलें, और रबी के अंदर गेहूँ, जो चना, सरसों, इस तरह की फसलें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी उगाते, फिर उनकी कटाई की जाती है। फिर उनको इस तरह से मान लीजिए जो रॉ मटेरियल के रूप में जैसे जैगरी है, गुड़ है, गुड़ को जो बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो खरीद लेते हैं किनको, गन्ने को, और गन्ने के रस से फिर जैगरी को उसमें कन्वर्ट करती है। तो इस तरीके से इनका काम चलता है। आगे इसमें बात करते हैं मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ईयर इन पालमपुर ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम इरीगेशंस इलेक्ट्रिसिटी से। देखो आगे कहता है कि पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो इरीगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। इसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा है कि जहाँ जो इरीगेशन की जो पद्धति थी वो बदल गई। तब तक किसान कुओं से, जो आप तो खैर नहीं जानते, कुओं से जो ओपन खुले हुए जो वेल हुआ करते हैं, जिनको या रहट, जो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स उनसे पूछे, रहट के थ्रू पानी को बाहर निकाला जाता था। इस तरह से प्रोसेस चला करता था। आज जो ट्यूबवेल्स आ गए, वाटर पंप आ गए, उनके थ्रू आप एक लार्जर एरिया के अंदर कम टाइम में ज़्यादा इरीगेट कर सकते हैं, उसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े हैं। तो एक बॉक्स बनाए, इसमें समझाने की कोशिश की कि नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरीगेशन अपार्ट फ्रॉम द रिवाइन प्लान्स, कोस्टल प्लान्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। देखो यहाँ पर आपको सीधा सा ये बताना है कि भारत के जो सभी गाँव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। हम नदी जो मैदानों के अतिरिक्त हम बात करें, हमारे देश में जो तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है, क्योंकि कोस्टल एरिया में पानी जो अवेलेबल हो जाता है अबेंडेंस रूप में। और इसके कंट्ररी हम बात करें विपरीत बात, जो प्लेट्यू जो रीजन्स हैं या जो सदर्न जो प्लेट्यू जो क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई कम होती है। क्यों? क्योंकि देश में आज भी जो कुल कृषि का जो एरिया है कि 40% से भी कम पर क्या हो पा रही, सिंचाई हो पा रही है। और शेष जो क्षेत्र बचा तो उसमें वर्षा पर डिपेंड करता है, रेनफॉल पर डिपेंड करता है लार्जली।
आगे हम बात करें स्टूडेंट्स, तो एक वर्ष में कहता है to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It is known common way of increasing production on a given piece of land. देखो क्या कहता है, एक वर्ष में मान लीजिए किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है, उसको बहुविध फसल प्रणाली। एक वर्ष में क्या किया जा रहा है? एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा की। आप देखिए एक वर्ष में हमारे यहाँ पर हम 2 प्रकार की फसल लेते हैं, रबी और खरीफ की। आजकल तो हम जायद की फसलें जो हम देखें मार्च से और मई के बीच में बोई जाती है, अप्रैल मई के बीच में, जैसे आपका तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, ककड़ी हुई, ये जायद नहीं। पहले हम मोस्टली जो हमारे पूर्वज थे, ग्रैंड पेरेंट्स, वो किसमें 2 प्रकार की फसलें लिया करते थे, एक रबी की जिसमें गेहूँ, सरसों, चना, जौ, और एक खरीफ की जिसमें बाजरा, ज्वार, कपास, इस तरीके से गवार, इस तरीके से 2 प्रकार की फसलें लिया करते थे। उसको तो मल्टीपल क्रॉपिंग उसको बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर विभिन्न फसलें आपको एक पिक्चर के 1.3 में डिफरेंट क्रॉप दिखाई गई, जिसमें व्हीट है, गेहूँ है, बाजरा, शुगर केन और पोटैटो है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखें आगे क्या कहता है। आगे यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि जो कल्टिवेटेड एरिया है, जुताई वाला क्षेत्र है, 1951 में इतना था, 129 था, फिर 2014-15 तक आते थे 155 हेक्टेयर हो गया, इस तरह मिलियन हेक्टेयर हो चुका है। तो इसमें कहीं ना कहीं 1960 के दशक में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आती है, कहता है 1960 के दशक में यहाँ पर हम बात करें तो विशेष तौर पर एक हरित क्रांति देखने को मिली। क्या मिली? हरित क्रांति देखने को मिली। तो हरित क्रांति के बारे में या 1960 के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, जुड़े रहिए हमारे साथ में, अपने सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।